हाँ जी बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का रिवीजन सेशन, जो कि हमारे एग्जाम के लिए होने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। होप सो आप सभी बच्चे लास्ट तक देखेंगे पूरी की पूरी रिवीजन सेशन को, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा एक ही नारा है, कॉन्फिडेंस ऑन एंड फियर गोन। होप सो इस सेशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, प्रोवाइडेड अगर आप इस क्लास को पूरा अच्छी तरीके से देखते हो। तो अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं और तो हमेशा जीतता है। एक तरफा जो आई रिवीजन सेशन। सो पहला चैप्टर कंपनी लॉ का, पहले चैप्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला चैप्टर का जो नाम है वो इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। इसमें अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या अभी तक के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या क्या हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब तक मैं ये सेशन लूं, आपको पलट के कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है, क्योंकि आप बहुत कम टाइम में बहुत सारा रिवाइज कर लो। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं। तो देखिए, अगर हम कंपनी की डेफिनेशन की बात करें तो आप सभी बच्चे जानते हो, कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। उसी के साथ साथ बहुत सारी, अब कंपनी बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कंपनी एक्ट, दूसरा होता है सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। अगर आप कंपनी एक्ट के थ्रू कंपनी बनाते हो तो कंपनी एक्ट 2013 का आपको पालन करना पड़ेगा। 2013 से पहले भी बहुत सारी कंपनी बनी है जिनका कानून था 1956, लेकिन आज की डेट में सभी कंपनी को एक ही लॉ फॉलो करना है, दैट इज कंपनी एक्ट 2013। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट के थ्रू कंपनी बनाते हो तो उसके लिए आपको अपना जो आपका अपना सेपरेट एक्ट होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हम सेपरेट एक्ट वाले दे सकते हैं, जैसे कि आपने LIC का नाम सुना होगा। LIC जो बिजनेस करती है वो कंपनी के फॉर्म में करती है, लेकिन उसका अपना एक सेपरेट एक्ट है जो कि पार्लियामेंट से उन्होंने पास करा रखा है, और उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो पॉइंट मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, इस पे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर टाइम बचा तो मैं आपके साथ कुछ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। इट मीन्स इन्होंने कहा कि शेयर होल्डर्स जो है वो लाइबल नहीं होंगे। शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल even if he holds virtually the entire share capital। अगर शेयर होल्डर पूरी की पूरी कैपिटल भी होल्ड कर लेते हैं, वो स्टिल फिर भी कंपनी के लिए लाइबल नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर कई सारे एग्जाम के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके ऊपर आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ सेम सेट ऑफ शेयर होल्डर्स ने कंपनी बनाई और उन्होंने 3 कंपनी बनाई। सेम शेयर होल्डर से तीनों कंपनी में, क्या तीनों कंपनी सेम है? कम ऑन रिप्लाई, क्या तीनों कंपनी सेम है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या तीनों कंपनी सेम कंपनी मानी जाएगी? कम ऑन जल्दी जल्दी फटाफट से बता दीजिए, क्या तीनों कंपनी सेम कंपनी मानी जाएंगी? आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए जल्दी से। क्या तीनों कंपनी सेम कंपनी मानी जाएंगी? हाँ जी बच्चों, क्या तीनों कंपनी सेम कंपनी मानी जाएंगी? Answer is no, never ever. Reason is very clear, because every company having its own legal entity। क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी क्या रहती है? अपनी लीगल एंटिटी रहती है, अपनी लीगल एंटिटी रहती है। 3 बार इस पॉइंट पे क्वेश्चन आया, 3 बार इसी पॉइंट पे घुमा फिरा के एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, शेयर होल्डर आर नॉट द एजेंट्स ऑफ कंपनी। अगली लाइन जो मैं आपको बता रही हूं, इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। शेयर होल्डर आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के एजेंट्स नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बाइंड इट बाय देयर एक्ट। सो अपने एक्ट से वो कंपनी को बाउंड नहीं कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसी के साथ साथ कंपनी की कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। कंपनी का क्रिएशन जो है वो लॉ के द्वारा हुआ है, और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसी वजह से कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कंपनी को देते हैं डायरेक्शंस। उसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये पहली फीचर है,
और एक आपके सामने एक और पॉइंट है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी सिटीजन नहीं है। क्यों सिटीजन नहीं है? क्योंकि जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो कहता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही सिटीजन हो सकता है, लेकिन कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो इसलिए कंपनी एक सिटीजन नहीं हो सकती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो सुनिए। कंपनी के जो कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं नहीं होते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं या नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स दो तरीके के हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के लिए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के लिए हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, सॉरी पर्सन के लिए है और सिटीजन के लिए। दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स दो तरीके से दिए गए हैं, एक दिए गए हैं सिटीजन के लिए और एक दिए गए हैं आपके पर्सन के लिए। सो अगर पर्सन वाले फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो कंपनी को मिलेगा, लेकिन सिटीजन वाले फंडामेंटल राइट्स कंपनी को नहीं मिलेंगे। ओके मैम, ठीक है। नेशनलिटी एंड रेजिडेंस ये बच्चे बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है, लॉ से तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी। लॉ से कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब मैं इसके ऊपर आपके एग्जाम का क्वेश्चन बता रही हूं, जरा ध्यान से सुनिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक्स कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड हैविंग 3 शेयर होल्डर्स एंड द सेम शेयर होल्डर, सेम जो मेंबर्स हैं वही कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, सारे के सारों की डेथ हो जाती है, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? कम ऑन रिप्लाई। 4 बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्या कंपनी बंद हो जाएगी? एक कंपनी है, उसके अंदर जो मेंबर है वही क्या है? डायरेक्टर्स हैं, और वो सारे के सारे मर जाते हैं, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नेवर एवर। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि कंपनी का बर्थ लॉस से हुआ तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉस से कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। कंपनी डाइज नेवर, आइदर मेंबर्स में कम, आइदर मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ओके, आगे हम सेपरेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात करते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर के पॉइंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स हैं प्राइवेट कंपनी के, वो चाहते हैं कि हमारे शेयर्स ट्रांसफर हो, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया कि हम आपके शेयर्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या कंपनी सही है? आंसर इज नो। हर एक कंपनी को शेयर्स ट्रांसफर करने होते हैं, क्योंकि कंपनी की फीचर ही होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी में पैसा लगाता है तो हमेशा उसमें नहीं रहेगा, वो अपने पैसे को शेयर के फॉर्म में निकाल भी सकता है। लेकिन मुद्दा उठता है, क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर होते हैं? आंसर इज नो, नेवर एवर। प्राइवेट कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ कंडीशंस होती है, जैसे प्रीएम्प्टिव राइट होता है। प्रीएम्प्टिव राइट की बात अगर हम करें तो वो कहते हैं कि जब भी कभी आप अपने शेयर्स ट्रांसफर करोगे तो आपको कंपनी से पहले पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपका एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे तो आपका पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफर करने पे होती है रेस्ट्रिक्शन, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर कोई चाहकर भी आपके शेयर्स ट्रांसफर ना करे तो आप एनसीएलटी के पास अपनी शिकायत लेके जा सकते हो। ओके, सो आगे अगर हम बात करें सेपरेट मैनेजमेंट, ये सारी बातें करी। आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, सीएस में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जब मैं रिवीजन पूरा कराऊंगी तो उसके बाद मैं आपके साथ कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, एग्जाम के पेपर भी डिस्कस करूंगी, तो आपको लगेगा बड़ा आसान है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म? कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या अंतर होता है? कंपनी का बर्थ जो होता है वो लॉस से होता है, तो कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, जबकि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ओके, जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो फर्म की प्रॉपर्टी है, मतलब जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है वही फर्म की प्रॉपर्टी है, या बोल सकते हैं जो फर्म की प्रॉपर्टी है वही पार्टनर की प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसा कुछ जमेला भैया, ऐसा कुछ जमेला इधर नहीं चलने का रे। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, किससे? मेंबर से। ओके, उसी के साथ साथ अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, क्रेडिटर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर द क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी कैन प्रोसीड। जो क्रेडिटर्स है, जो मांगने वाले, उधार मांगने वाले पार्टनरशिप फर्म को कभी भी बोल सकते हैं मेरा पैसा वापस कर, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा कोई झमेला नहीं होता है भाई और बहनों। कंपनी अगर बंद होगी तो ही क्रेडिटर्स डिमांड कर सकते हैं, जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है तब तक मेंबर्स को टच नहीं करने का, रे कंपनी से पूछने का। ओके, उसी के साथ पार्टनर्स जो है वो फर्म के एजेंट होते हैं, जबकि मेंबर्स फर्म के एजेंट नहीं होते हैं। ओके, क्या पार्टनर अपने फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, नेवर एवर, बट मेंबर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी सेपरेट है और मेंबर सेपरेट है, तो एक दूसरे से एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात करें तो पार्टनर्स बिना अपने मेंबर्स से बिना पूछे शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि कंपनी क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है।
पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी इज अनलिमिटेड वेयर एवर शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड आइदर बाय शेयर्स और बाय गारंटी। आज डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन। ओके मैम, ओके चलिए आगे बढ़ते। कंपनी और एचयूएफ ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। आगे भैया सुनिए ध्यान से, जरा ध्यान से सुनिए, बड़े प्यार से सुनिए, बड़े मजे से सुनिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो इसकी बत्ती गुल कर देना, पूरा का पूरा क्वेश्चन फटाफट से कर देना। जरा सुनते हैं और जरा समझते हैं। अब मेरी बात सुनिए बड़े प्यार से, मैं इसको कैसे समझाऊंगी क्वेश्चन को, जरा वो भी आप समझिए। ऐसा होता है कि कंपनी जब बनाई जाती है तो कंपनी का सेक्शन नंबर 3 कहता है कि कंपनी बनानी है, हाँ ओके बनाना, लेकिन कंपनी बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, आपका जो उद्देश्य है वो लॉफुल होना चाहिए। आप लॉफुल एक्टिविटीज के लिए कंपनी बना सकते हो। सेक्शन 3 ने ये बात बोली। ओके अगर हम कंपनी बनाएंगे तो कितने मेंबर चाहिए, बोला कि आपको डिसाइड करिए कौन सी कंपनी बनानी है, पब्लिक कंपनी बनानी है, प्राइवेट कंपनी बनानी है, 1% कंपनी बनानी है। अगर ओपीसी चाहिए तो 1, अगर प्राइवेट चाहिए तो 2 और पब्लिक चाहिए तो 7 मेंबर्स की जरूरत होगी। ओके लेकिन जब आप कंपनी बनाओगे तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लॉफुल। ओके क्या होना चाहिए, लॉफुल। अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव आपका कंपनी बनाने के पीछे नहीं होना चाहिए। और अगर आप कंपनी बनाओगे तो आपको मिलेगी एक प्रोटेक्शन। जल्दी से प्रोटेक्शन आ जाए मेरे सामने। ओ प्रोटेक्शन क्या मिलेगी, वो होगी सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या बेनिफिट होने वाला है मैम, बेनिफिट एकदम सिंपल होने वाला है। क्या सिंपल होने वाला है कि मैम अब जो है अगर हम कंपनी फॉर्म में बिजनेस करेंगे तो अगर हमारी कंपनी में किसी तरीके के कोई भी लॉसेस होंगे तो मैम उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इट मींस मेंबर्स रिस्पांसिबल नहीं होंगे। ओ क्या यार, क्या बढ़िया बेनिफिट मिला है। इट मींस आप फ्रीली क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, फ्रीली क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। बट मैम आप एक बात बताइए, अगर हमने करी धोखाधड़ी, अगर हमने कोशिश करी कि हम कंपनी बना के कुछ धोखाधड़ी करें, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज करें, कुछ लॉ का उल्लंघन करें या फिर कुछ गलत तरीके से करें तो मैम ये बता दीजिए क्या ऐसी स्थिति में भी हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी बनी रहेगी, क्या छत्र छाया बनी रहेगी। अब मैं एग्जाम का ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कम ऑन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और मैं आपके साथ एग्जाम के क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आए। सो सुनिए जल्दी से। सेक्शन 3 ने साफ साफ कहा कि आपकी है सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके क्या ये हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी बनी रहेगी? अगर आप कुछ दो पॉइंट पे मैं यहां पे बताऊंगी। एक लॉ ने कुछ रूल्स बता रखे हैं, सेक्शंस बता रखे हैं, आपने अगर इन सेक्शंस का उल्लंघन किया तो आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी, आपकी छत्र छाया छीन ली जाएगी। दूसरी तरफ भाइयों और बहनों, दूसरी तरफ बोला कि कुछ डिसाइडेड केसेस हैं, अगर आप ऐसे ही कुछ गड़बड़ करोगे जो पहले गड़बड़ करी हुई है उनके बेसिस पे डिसाइडेड केसेस पे भी आपकी छत्र छाया छीन ली जाएगी, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी हटा दी जाएगी। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। ओके सो यहां पे पर्दे को बेपर्दा क्या हो रहा है, जो पीछे कंपनी के पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं और जो क्या कर रहे हैं, पीछे बैठ के कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उठा के पटक दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ए बाहर निकलो जल्दी से, क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम कंपनी में? अरे नहीं, हमारे सामने तो पर्दा है, कंपनी अलग है, हम अलग है, चाटा पड़ेगा रे, तू गड़बड़ कर रहा है इधर और ऊपर से पर्दा प्रोटेक्शन भी ले रहा है। लॉ तेरे को प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो अब हमें समझने का इधर कि स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, इट मींस दो तरीके से लिफ्टिंग हो सकती है। क्या कोई भी आके लिफ्टिंग कर सकता है? कभी भी कर सकता है। फिर ऐसे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम ही नहीं कर पाएगा। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अगर काम करना है तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉ के कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से आपने कुछ किया तो आपका पर्दा बेपर्दा हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ जुडिशियल डिसीजंस हैं, उनके बेसिस पे भी आपकी लिफ्टिंग हो सकती है, आपकी कंपनी में लिफ्टिंग और पीओसिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकती है। ओके सो अब समझते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या लिफ्टिंग सिर्फ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन के बेसिस पे होती है या फिर क्या लिफ्टिंग सिर्फ जुडिशियल डिसीजन के बेसिस पे होती है? आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका आंसर एकदम साफ होना चाहिए कि अगर लिफ्टिंग की बात करें तो लिफ्टिंग दोनों तरीके से हो सकती है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन के हिसाब से भी हो सकती है और जुडिशियल डिसीजन के हिसाब से भी हो सकती है। अगर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन की बात करें, सातों को 7 मारूंगा, एक 7 मारूंगा। ये क्या है? ये है सेक्शन नंबर 77। ये क्या है बच्चों? ये है सेक्शन नंबर 77।
ये है बच्चों सेक्शन नंबर 77, जो कि कहता है सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा। एक कंपनी बनाई तूने, सेक्शन नंबर 7 के तहत कंपनी बनती है, लेकिन कंपनी बनाने के पीछे तूने घपला किया ना, गलत इंफॉर्मेशन दी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी, या फिर कोई इंफॉर्मेशन ओमिशन किया, ओमिट किया, तो ऐसे केस में लिफ्टिंग कर दी जाएगी। ओके, उसी के साथ साथ आप अगर देखो फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, उसी के साथ साथ गलत तरीके से कंपनी का नाम रजिस्टर से उड़वा रहे हो, सोच रहे हो कंपनी बंद हो जाएगी, किस्सा खत्म, मेरी लायबिलिटी खत्म। ऐसा नहीं चालाकी दिखाने का। लॉ कहता है अगर तूने ऐसे चालाकी से अपना नाम रजिस्टर से निकलवाए ना, तो हम तेरे अगेंस्ट लिफ्टिंग कर देंगे, और जो तू करना चाह रहा है वो कभी नहीं कर पाएगा, तेरी मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और नेक्स्ट वाइंडिंग अप के दौरान अगर तूने गलत करने की कोशिश करी, फ्रॉडलेंट कंडक्ट किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश करी, अपने नाम से पैसा लेने की कोशिश करी, तो तेरी सेपरेट लीगल एंटिटी कर दी जाएगी, खत्म, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। ओके, ये थी हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि मैंने कॉर्पोरेट व्हील वगैरह बताया, इसमें जुडिशियल डिसीजन आप कर लेना, आप रीड कर लेना बच्चों। भाई और बहनों, अब सुनिए ध्यान से, जरा मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। एक और बात मुझे इस चैप्टर के अंदर आपके साथ खास तौर पे डिस्कस करनी थी, वो था सेक्शन नंबर 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। बच्चों यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां से केस स्टडी बन सकती है, यहां से केस स्टडी आपके क्वेश्चन में आ सकती है, बस सुनना है आपको ध्यान से। सेक्शन 3A ने जन्म लिया सेक्शन 3 के बाद। सेक्शन 3A को डाला गया, बोला कि एक कंपनी के मिनिमम मेंबर होते हैं, सेक्शन 3 कहता है मिनिमम मेंबर होते हैं 1, 2 और 7। 1 मतलब ओपीसी, 2 मतलब 2 मीन्स व्हाट, 2 मीन्स प्राइवेट कंपनी और 7 मीन्स पब्लिक कंपनी। ओके, अगर 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 कभी भी ऐसा हुआ 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कैरी कर रहे हो, हाँ 6 महीने से ज्यादा, किससे ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कैरी कर रहे हो, और जो मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो हो चुकी है रिड्यूस, वो हो चुकी है क्या, रिड्यूस। जो भी बचा हुआ मेंबर है उस दौरान, जो 6 महीने के बाद बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है मिनिमम मेंबर से कम, तो वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा, होल्ड इट्स ऑफ कंपनी। जो इस दौरान तूने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया ना, मिनिमम मेंबर की लिमिट के बाद अगर तूने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके लिए तो खुद ही जिम्मेदार हो जाएगा, खुद ही जिम्मेदार हो जाएगा। आर यू गुड द पॉइंट? liable for the whole debts of company contracted during the time may be severally sued therefore। so ध्यान रखना है, मिनिमम मेंबर की लिमिट नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्या मिनिमम मेंबर की लिमिट क्या नहीं होनी चाहिए, रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, रिड्यूस नहीं होनी चाहिए बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये लिमिट जो है बिल्कुल भी क्या नहीं होनी चाहिए, जरा बताना मैंने क्या बताया, ये लिमिट नहीं होनी चाहिए रिड्यूस। चलो बच्चों, अब कॉन्फिडेंस हाई कर लेते हैं, अब कॉन्फिडेंस को हाई कर लेते हैं, अब कॉन्फिडेंस को क्या कर लेते हैं बच्चों, हाई कर लेते हैं। ओके, ये देखिए आपके सामने आपके एग्जाम का पेपर, ये एग्जामिनेशन पेपर है, और अभी जो हमने चैप्टर रिवाइज किया है, अभी जो हमने चैप्टर रिवाइज किया है उसके जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या हम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहले चैप्टर से आए हुए आपके एग्जाम के क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हमारा पेपर, ये हमारा पेपर, और पार्ट ए का पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, पहला चैप्टर से देखते हैं हमारे एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन आया है या किस तरीके का आ सकता है क्वेश्चन, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा इंतजार, और उसके बाद आपको मिलने वाला है बहुत कुछ,
उसके बाद आपको मिलने वाला है बहुत कुछ, मतलब आपका कंपनी लॉ का पूरा का पूरा पूरा का पूरा हो जाएगा पूरा। ओ बच्चों बच्चों देखिए, जो नहीं पढ़ेगा उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जो ये पूरी क्लास ले लेगा ना उसकी आधी टेंशन गुल हो जाएगी। चलो पहला चैप्टर क्या ना, उसका क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट प्रोवाइड statutory recognition to the doctrine of lifting of corporate wheel. Only judicial interpretation disregard the concept of corporate personality. क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का? यस मैम, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम का है और ये आया 5 नंबर का। आपके पहले चैप्टर से क्वेश्चन आया 5 नंबर का। इट मींस आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हो, आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हो। ये है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। क्या पहला चैप्टर में से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो क्या आप इसे कर सकते हो? बता दो ना बच्चों जल्दी से, क्या आप इसे कर सकते हो? यस, कम ऑन, जल्दी रिप्लाई करिए। क्या आप इसे कर सकते हो? मैम यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से आया। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि आपका आना ही आना है। 5 नंबर का तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। अब थोड़ा सा मैं आगे लेके चलती हूँ आपको, थोड़ा सा और देख लेते हैं, और एग्जाम के पेपर्स देख लेते हैं, और एग्जाम के क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं आगे बढ़ के। ये क्वेश्चन देखिए, सुमित, पुनित एंड मनमीत वर सब्सक्राइबर टू द एमओए ऑफ कंपनी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी फॉर 500 शेयर, 300 शेयर एंड 200 शेयर। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सुमित एंड पुनीत bought the share they had subscribed. The company, whereas Manmeet bought 200 share from Sumit, will Manmeet be liable to the company for the share he has not bought from the company? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। आंसर ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। और अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, पहले चैप्टर से अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाता है। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये देखिए आपके एग्जाम का क्वेश्चन। प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। एप्लीकेशन लगाइए शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ने किसको? देखिए एप्लीकेशन लगाइए शेयर होल्डर्स ने किसको? एनसीएलटी को। कंपनी हैज जस्ट इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई किसके बेसिस पे? इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है किसके बेसिस पे? इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। जल्दी बताइए एनसीएलटी क्या एक्शन ले सकती है शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट? An application has been made by shareholders of company to the NCLT that company which has been just incorporated supplied incorrect information in the documents filed for incorporation. What action can be taken by NCLT if contention of shareholders proved to be true? आप जानते हो लिफ्टिंग जो रेस्ट मेंबर्स है उनके अगेंस्ट क्या हो सकती है? लिफ्टिंग अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी बनी है तो कंपनी क्या कर सकती है? उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। उस कंपनी के अगेंस्ट क्या ले सकती है बच्चों? उस कंपनी के अगेंस्ट क्या ले सकती है? एक्शन ले सकती है। आर यू गॉट द पॉइंट? ये था हमारा पहला चैप्टर, ये था हमारा पहला चैप्टर जो कि हमने काफी सारे इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, काफी सारे हमने इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हम आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और अगला चैप्टर होने वाला है हमारा कौन सा, जरा बता दीजिए। अगला चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है, जरा बता दीजिए ना आप ही। अगला चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है, जरा आप ही बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से आप ही मुझे बता दीजिए कौन सा चैप्टर हमारा नेक्स्ट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों हम करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है हमारा शेयर कैपिटल, जो कि अपने आप में शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल मैम क्यों? क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में ये ज्यादा नंबर का आ जाता है। ओके मैम, ज्यादा नंबर का आ जाता है? हाँ बच्चों बिल्कुल, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर का आ जाता है, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है पार्ट ए का। सो आपके एग्जाम में ज्यादा नंबर का आ जाता है, तो ये आपके एग्जाम का होने वाला है ज्यादा नंबर का क्वेश्चन, इससे आता ही आता है। और मैंने इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से सम अप कर रखा है।
बहुत अच्छे तरीके से। एक बार इवन मैंने आप सभी बच्चों को पहले भी रिवाइज ये करा दिया, पहले भी मैंने रिवाइज करा दिया था आपको ये चैप्टर। चलिए 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 बच्चों, चलिए जी चलिए, जल्दी से रिवीजन करते हुए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हुए। और ये बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बच्चे करते हुए। इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे ना क्लास में नहीं आते रिवाइज करने के लिए, पता नहीं घर पे क्या करने वाले हैं। चलिए अब हम नहीं करेंगे अपना टाइम वेस्ट और हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर का नाम है हमारा शेयर कैपिटल। जबकि इस चैप्टर को मैंने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल की। कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट होती है? कभी भी कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कैपिटल की। कोई भी बिजनेस कैरी ऑन करना है उसके लिए जरूरत पड़ती है कैपिटल की। और कैपिटल किस तरीके से किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कैपिटल दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए, एक हो सकती है आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस पर्पस के लिए। ओके, उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है मैम, समझ में आया। कैपिटल कई तरीके की होती है, एक होती है नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये तीनों एक ही कैपिटल के नाम है, तीनों का मतलब एक ही है। जिस समय कंपनी स्टार्ट होती है उस समय आरओसी से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसीलिए बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। इसी कैपिटल में से कुछ कैपिटल को किया जाता है इशू, तो उसे बोलता है इशूड कैपिटल, उसे बोलता है इशूड कैपिटल। देखो आप अगर समझ रहे हो, अगर आप समझ रहे हो कि मैम इतना जल्दी क्यों पढ़ा रही है, क्योंकि मुझे बच्चों का कॉन्फिडेंस ऑन करना है, बस उन्हें ब्रशअप कराना है जल्दी से ताकि उनका कॉन्फिडेंस हो जाए बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस ऑन फियर गोन। सो नॉमिनल कैपिटल में से कुछ कैपिटल इशू की जाती है पब्लिक को जब जरूरत पड़ती है। बिजनेस को जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी अपनी कैपिटल को इशू कर देती है और पब्लिक को दे देती है, तो उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। उसमें से कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। उसमें से कंपनी को जब जरूरत पड़ती है तो कंपनी कॉल करके पैसा मंगवाती है, उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और कुछ पोर्शन जो लोग पैसा दे देते हैं तो उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। उसी के साथ अगर हम बात करें इक्विटी एंड प्रीफरेंस की, दो तरीके के शेयर कैपिटल होती है, दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रीफरेंस। इक्विटी और प्रीफरेंस में खास अंतर होता है। प्रीफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एंड प्रेफरेंस राइट होता है ओवर द डिविडेंड। इट मींस डिविडेंड भी उनको पहले दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रीफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। प्रीफरेंस शेयर कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि अगर प्रीफरेंस शेयर की बात करें तो प्रीफरेंस शेयर कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टली, फुल्ली कन्वर्टेबल, इस तरीके से प्रीफरेंस शेयर्स आपके हो सकते हैं। और अगर कन्वर्टेबल की बात करें तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर इरिडीमेबल, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका रिडम्पशन नहीं होता। ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी एक्ट 2013 के बाद अब नहीं आते हैं। इट मींस आना हो चुके हैं पूरे तरीके से बंद। कंपनी एक्ट ने पूरे तरीके से बैन कर दिया, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। सिर्फ रिडम्पशन करना होता है। 20 और 30 साल का टाइम है, 20 साल नॉर्मल केस में, 30 साल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, लेकिन कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ शेयर की। शेयर के नेचर की बात करें तो जो भी शेयर होल्डर होता है उसकी कुछ बंडल ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटी होते हैं। राइट की बात करें, राइट टू वोट, राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू रिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम लायबिलिटी की बात करें, जिस समय कंपनी बंद होती है अगर उसका कुछ पैसा बचा हुआ है उसने नहीं दिया तो उसकी जिम्मेदारी है वो पैसा उसे देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल वाला पैसा उस समय दिया जाता है। कंपनी का राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। उसी के साथ कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मूव हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एंड जो वो किस मैनर में ट्रांसफर होते हैं वो मैनर लिखी होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ओके मैम, बहुत ही बढ़िया मैम, मजा आ चुका है। अगर हम शेयर्स की बात करें, सेक्शन 45 ने हमें कुछ समझाया, क्या समझाया जरा समझते हैं। सेक्शन 45 कहता है हर एक शेयर होल्डर जो भी फिजिकल फॉर्मेट में होगा उसका डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, लेकिन अगर वही शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है उसका कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है, उसका कोई यूनिक नंबर नहीं होता है। जैसे कि पैसे हम बैंक में जमा करते हैं, जब बैंक में जमा करते हैं तो उस समय हमारे नंबर के नोट के नंबर होते हैं, लेकिन जब जमा कर देते हैं उसके बाद हम कौन सा पैसा मिल रहा है उसका कोई नंबरिंग नहीं होता है।
उसका कोई नंबरिंग नहीं होता। बिल्कुल इसी प्रकार से जो शेयर्स होते हैं, अगर फिजिकल फॉर्म में तो फिजिकल फॉर्म में उनके पास होता है शेयर सर्टिफिकेट, उसका होता है डिस्टिंक्टिव नंबर। लेकिन अगर वही शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुके हैं तो उनका कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फंजिबिलिटी। ओ खत्म। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ चुका है कॉन्सेप्ट ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो जब भी कभी कोई कंपनी अलॉटमेंट करती है तो उससे बहुत सारे लॉस का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें होता है उसका SCRA 1956, SCRA रेगुलेशन 1957, कंपनी एक्ट 2013 और सेबी के कुछ बनाए हुए रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी 3 तरीके से पैसे इकट्ठे कर सकती है। सेक्शन 23 ने उसे दिया परमिशन, एक पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा राइट इशू। अगर प्रोस्पेक्टस की बात करें तो आम जनता को प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, आइए अपना पैसा दीजिए और शेयर ले जाइए, ओके सिक्योरिटीज ले जाइए। दूसरा होता है राइट इशू। राइट इशू के केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही अधिकार दिया जाता है, क्योंकि वो नए लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो जो पुराने वाले उनको भी कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहां पे राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। उसी के साथ तीसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें तो प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में सेक्शन नंबर 42 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कंपनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को शेयर्स नहीं देती। वो चाहती है कि सिलेक्टेड लोगों से मुझे पैसे इकट्ठा करने हैं, अगर करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक बना है अलग से सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन नंबर 42, उसका उसे करना पड़ेगा पालन, और वो प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर कर सकती है। उसी के साथ अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, 2 तरीके से वो शेयर सब्सक्राइब कर सकती है। ऐसा नहीं है वो सिक्योरिटीज इशू नहीं करती। एक होता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, इट मींस प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेटली शेयर प्लेस करके पैसे इकट्ठा कर सकती है। प्राइवेटली मैंने वर्ड यूज किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राइट और बोनस इशू, ये प्राइवेट कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ कम प्राइस पे शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो उसे बोलता है राइट इशू। ओ खत्म हुआ रे, खत्म हुआ। आगे सेक्शन 2 क्लॉज H में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दी। अगर कहीं भी वर्ड आए सिक्योरिटीज, आप समझ जाना सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ओके, यूनिट इशूड बाय म्यूचुअल फंड, यूनिट इशूड बाय CIS, ये सभी चीजें कवर हो जाती हैं सिक्योरिटीज में। सो सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म। ये आपके एग्जाम में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कुछ पॉइंट तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मींस वैल्यूज डिराइविंग बाय अंडरलाइंग एसेट्स। यूनिट इशूड बाय CS, यूनिट इशूड बाय म्यूचुअल फंड, SCRA यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सभी आ जाती है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में। कंपनी लॉ में अगर कहीं भी सिक्योरिटीज वर्ड यूज होता है तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज वर्ड जैसे ही यूज हुआ तो आप समझ जाना कि सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म। ओके मैम, गॉट इट मैम, गॉट इट मैम, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस। ओ हो प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें सेक्शन 2 क्लॉज 70 के अंदर डिफाइन किया गया प्रोस्पेक्टस का मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप पब्लिक को इनवाइट करके सिक्योरिटी सब्सक्राइब करते हो, उसके अंदर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एवरेज प्रोस्पेक्टस भी आते हैं। अगर हम बात करें पहले पॉइंट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, तो भाई और बहनों ध्यान रखना, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जिसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटम एंड प्राइस मेंशन नहीं होती है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जैसे कि इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी इशू लेके आने वाला है और कंपनी की मजबूरी होती है वो प्राइस पहले से नहीं बता सकता, क्योंकि बुक बिल्डिंग मेथड में पहले से प्राइस डिसाइड नहीं होते हैं, पहले से प्राइस डिसाइड नहीं होते, वो बाद में ही जाके डिसाइड होते हैं। सो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कंप्लीट पर्टिकुलर्स अबाउट द क्वांटम एंड प्राइस मेंशन नहीं होते, ऐसे प्रोस्पेक्टस को बोला जाता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। वैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है लेकिन क्वांटम और प्राइस की इंफॉर्मेशन उसके अंदर डॉट डॉट करके दे दी जाती है। दूसरी बात करेंगे हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें, शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी एक बार इशू करके मल्टीपल इशू लेके आ सकती है, लेकिन इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल तक की होती है। वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ कितने साल तक की होती है? 1 ही साल तक की होती है, सिर्फ 1 ही साल की वैलिडिटी होती है। और अगर बीच में सेकेंड इशू, सब्सिक्वेंट इशू आने से पहले अगर किसी तरीके का कोई भी चेंज हो जाता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कंपनी को देना पड़ता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आपके एग्जाम में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी आ सकता है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर जो चेंज हुआ है बस उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, ROC को फाइल कर दिया जाता है। मटेरियल इंफॉर्मेशन जिसे हम बोल रहे हैं, मटेरियल फैक्ट्स हम बोल रहे हैं, मटेरियल फैक्ट्स मतलब कोई नया चार्ज क्रिएट किया है, कोई फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव हुआ है, किसी तरीके के लॉसेस हुए हैं क्वार्टरली या प्रॉफिट्स हुए, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू फाइल करनी होती है। ओके मैम, गॉट इट। आगे बढ़े। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बताया। एवरेज प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें, एवरेज प्रोस्पेक्टस जो पढ़ना होता है सेक्शन 2 क्लॉज 1 अलॉन्ग विद द सेक्शन नंबर 33 2(1) में कहता है एवरेज प्रोस्पेक्टस का मतलब है जिसके अंदर कुछ साइलेंट फीचर्स होती हैं,
जिसके अंदर कुछ साइलेंट फीचर्स होती है मेमोरेंडम की, एंड मेमोरेंडम ऑफ सच साइलेंट फीचर्स एज में बी स्पेसिफाइड, सेबी जो स्पेसिफाइड करती है। लेकिन काम की बात करनी है सेक्शन नंबर 33 में। सेक्शन नंबर 33 कहता है, सेक्शन नंबर 33 कहता है कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी इशू नहीं कर सकती अगर उसने एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं दिया। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, और अगर आप कोई भी ऐसा इशू ला रहे हो जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है तो वहां पे आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। पीनल प्रोविजन की भी बात ध्यान रखना है, अगर आपने गड़बड़ी करी तो पेनल्टी लग जाएगी। सेक्शन 25 कहता है, सेक्शन 25 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। डीम्ड प्रोस्पेक्टस की जब हम बात करते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब माना जाता है? जनरली कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है पब्लिक को, लेकिन कभी कभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलते हैं एक कंपनी हमारे शेयर सेल करवा दे, हमारे शेयर सेल करा दे। तो कंपनी उस केस में अगर शेयर सेल कराती है थ्रू खुद या किसी और के थ्रू, तो उस केस में उसे ध्यान रखना है कि आपको अगर 2 कंडीशन का पालन नहीं करते हो तो इट मींस मान लिया जाता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जैसे कि अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, आपने पूरा पैसा भी रिसीव नहीं किया, ऐसी स्थिति में अगर आप सिक्योरिटीज इशू करते हो और तो उस प्रोस्पेक्टस, उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस मान लिया जाता है। उसी के साथ साथ बच्चों अगला ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके एग्जाम में आना ही आना है, रट लेना है, आपको रट लेना है। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके से डिवाइड किया है। एक ऐसी कंपनी जो एस फॉलो करती है, एक ऐसी कंपनी जो एस फॉलो नहीं करती है। जो कंपनी एस फॉलो करती है वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां पर इस्तेमाल कर सकती है? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, राइट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कमीशन दे सकती है, डिस्काउंट अलाउड कर सकती है शेयर्स या डिबेंचर्स पे। उसी के साथ साथ रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम दिया जाता है प्रीफरेंस शेयर या डिबेंचर, वहां पर भी ये पैसा यूज किया जा सकता है। बायबैक के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करती है तो उस केस में वो 3 जगह सिर्फ यूज कर सकती है, अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स, और उसी के साथ साथ राइटिंग ऑफ एक्सपेंस और परचेज इट साउंड शेयर, सिर्फ यही पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला सेक्शन आपका सेक्शन नंबर 53 कहता है, चिल्ला चिल्ला की कहता है कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, और अगर उसने किया, अगर उसने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया, अगर उसने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया तो कर दिया जाएगा बैन, वॉइड होगा। लेकिन एक कंडीशन इसने बताई, सेक्शन 54 को छोड़ के, जिसमें स्वेट इक्विटी हम पढ़ते हैं, सिर्फ सेक्शन 54 को छोड़ के अगर सेक्शन 54 अलाउड करता है तो वहां पे स्वेट इक्विटी अलाउड है, मतलब वहां पे डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं। अगर कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है तो कंपनी के ऊपर लगा दी जाएगी पेनल्टी। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, और मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट ऑफ शेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइमिंग, कि कितने दिन में अलॉटमेंट करना होता है आपको शेयर सर्टिफिकेट का। ओके बच्चों, और इस वाले यूनिट में जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी शेयर कैपिटल का स्टार्ट करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर। आपने ऐसा पढ़ाया, सीधा ब्लेम। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्टिफिकेट ऑफ शेयर। अब तक हमने सारी बातें पढ़ ली थी, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिस्काउंट। इस चैप्टर का हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूं। यहां से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है टाइम, कि कितने दिन में सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और दुआ करते हैं भगवान से कि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए। सो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स की हम बात करते हैं, और सर्टिफिकेट की हम बात करेंगे जब साइनिंग की। तो कोई भी शेयर सर्टिफिकेट होगा तो कंपनी जो साइन किया जाएगा, कंपनी एंड कंपनी में कौन साइन करेगा, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो एक तो कॉमन सील का आप यूज कर सकते हो, उसी के साथ साइन बाय एटलीस्ट साइंड बाय एटलीस्ट कितने डायरेक्टर्स, साइंड बाय एटलीस्ट कम से कम 2 डायरेक्टर्स, साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, साइंड बाय एटलीस्ट कितने डायरेक्टर्स जरा बताना, साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, और बाय अ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर इन सीएस भी कर सकते हैं। उसी के साथ कंपनी एज अपॉइंटेड, अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रखा है तो ठीक है, ये हुई कहानी खत्म। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं अगर पता चलता है कि सर्टिफिकेट हो चुके हैं, खो चुके हैं, गुम हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन पे आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये हो चुके हैं लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। उसी के साथ अगर शेयर सर्टिफिकेट पहचान में नहीं आ रहे, उनकी शक्ल बदल चुकी है, वो हो चुके खराब, डिफेस, म्यूटिलेटेड, या फिर उनके अंदर चूहों ने उन्हें गोल गोल ऐसे करके कुतर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हो। उसी के साथ साथ मैनर जो होगी सर्टिफिकेट की,
वो कहीं ना कहीं आपको फीस वगैरह देनी पड़ेगी। और अगर डिपॉजिटरी फॉर्म में आपके सर्टिफिकेट्स डिपॉजिटरी फॉर्म में रिकॉर्ड है तो डिपॉजिटरी इज द प्राइम ऑफ फेसिया इंटरेस्ट होता है, एविडेंस होता है। उसी के साथ अगर तुमने धोखाधड़ी से, आपने गलत तरीके से रॉन्ग इंटेंशन से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स मंगवाने की कोशिश करी ना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मंगाने की कोशिश करी तो लो आपके ऊपर लग जाएगी पेनल्टी। और अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, आपके ऊपर सेक्शन 447 भी लागू हो सकता है। चलिए मैम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सो व्हाट इज द शेयर सर्टिफिकेट, व्हाट यू मीन बाय द शेयर सर्टिफिकेट? अरे भैया, शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के शेयर होल्डर को इशू किया जाता है, बताया जाता है उसने कितना रोकड़ा दिया, कितना पैसा दिया, उसके नाम पे कितने शेयर्स है, वो सारी की सारी कहानी उस सर्टिफिकेट में होती है। और वो सर्टिफिकेट होता है कॉन्क्लूसिव एविडेंस। ओके, उसी के साथ साथ अगर सिक्योरिटीज आपके शेयर्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपका है, तो वहां पे किसी तरह की कोई नंबरिंग नहीं होती है। ओके, अगर साइनिंग की बात करें 2 डायरेक्टर और 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, और ये प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। सर्टिफिकेट इज ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वारंटी होती है आपके टाइटल की। डुप्लीकेट कब इशू किया जाता है, मैंने आपको बताया भैया, सर्टिफिकेट गया खो, सर्टिफिकेट गंदा हो गया, कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, उसका पूरा का पूरा इसमें दिक्कत हो गई है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब ये आपके एग्जाम के लिए मैं कितना 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 इंपॉर्टेंट बताऊं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो आपको इसे अच्छी तरीके से करना है। तो देखो, ये क्या याद करना है, एक तो 2 महीने का टाइम है, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। इट मीन सर्टिफिकेट देने का जो टाइमिंग पीरियड है, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इसमें ध्यान दीजिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगेन 2 मंथ्स इन केस ऑफ अलॉटमेंट, पीरियड ऑफ 1 मंथ इन केस ऑफ ट्रांसमिशन एंड 6 मंथ इन केस ऑफ डिबेंचर। रटना है ये टाइम पीरियड, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। पेनल्टी वगैरह, सिग्निफिकेशन और शेयर सर्टिफिकेट आप इतना ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। आगे चले अगर हम, तो इसमें अगर कोई शेयर होल्डर गलत तरीके से लेता है तो उसके अगेंस्ट पर्सोनेशन का केस हो जाता है। फिर हम आगे बात करेंगे, दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, 2 तरीके की शेयर कैपिटल होती है। वन इज द इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट एज टू डिविडेंड और वोटिंग और अदरवाइज। सो आपके इस वाले टॉपिक में से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है डीवीआर, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डीवीआर बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट या फिर अदरवाइज में कहानी दी जाती है। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो शेयर इशू करती है उसमें बोलती है कि आपको जो वोटिंग राइट्स है वो उतने नहीं दिए जाएंगे जो दूसरों को दिए जाएंगे, लेकिन हाँ आपको डिविडेंड का राइट ज़्यादा दिया जा सकता है, मतलब डिफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं, या तो वोटिंग या डिविडेंड या फिर अदरवाइज। बहुत डिटेल में मैं क्लास में डिस्कशन करती हूँ डीवीआर के बारे में, बट अभी के लिए क्योंकि वो समय नहीं है, वो सही समय नहीं है कि हाँ डिटेल डिस्कशन हो। यहाँ एक समय है बच्चों का कॉन्फिडेंस ऑन करने का, क्योंकि कुछ बच्चे 4 पेपर दे रहे हैं तो कुछ बच्चे 8 पेपर दे रहे हैं। अब 8 या 4 पेपर बच्चे देने वालों के लिए यहाँ पे वो वाला टाइम नहीं बचा है, यहाँ वो टाइम बस चीजें याद रहे, एक ब्रश अप हो जाए, एक टेंशन खत्म हो जाए। सो अगर कोई भी कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कोई भी कंपनी अगर डीवीआर इशू करना चाहती है तो उसके लिए उससे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइजेशन होनी चाहिए और पास करना है। उसी के साथ साथ 26% से ज्यादा उसका एक्सीड नहीं होना चाहिए। उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बैक टू बैक 3 साल के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रहा हो। उसी के साथ उसने डिफॉल्ट ना किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल करने में। उसी के साथ साथ अगर हम अगली बात करें, पिछले 3 साल का चेक करना है, कंपनी डिफॉल्टर ना हो, जैसे कि क्या डिपॉजिट का टाइम पूरा हो गया, उन्होंने डिपॉजिट को रिपे नहीं किया, मेच्योरिटी के टाइम पे डिवेंचर्स का रिडम्पशन नहीं किया, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं किया, या फिर उनके इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट किया, ऐसी कंपनी को बोल दिया जाता है, ए कंपनी तू पागल हो गई है क्या, डीवीआर लेके आ रही है, पहले तेरी जो ऑब्लिगेशन है वो तूने पूरी नहीं करी है। तो इसी तरीके से अगर डिफॉल्टर है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन पे नहीं किया, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं डिफॉल्टर है अगर कंपनी, तो कहीं ना कहीं उसको डीवीआर के लिए क्या कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ कंपनी पेनलाइज ना हुई हो, किससे, सेबी से, ट्राइब्यूनल से, लास्ट 3 ईयर्स आरबीआई इनके तहत नोटिस ना मिला उसे। ओके, डिस्क्लोजर से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जस्ट आप रीड कर सकते हो, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ वही चीजें ज्यादा फोकस करना है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। इशू ऑफ सिक्योरिटी, डीवीआर वगैरह ये तो हमने कर ही लिया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, सेक्शन 62(1)(c). यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ जो फर्दर इशू हो रहे हैं शेयर्स को, वो अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन इशू फर्दर शेयर्स टू पर्सन अदर देन एग्जिस्टिंग, और कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इफ, किस केस में कंपनी अगर एसआर पास कर लेती है, प्राइस जो है वो डिटरमाइन करेंगे वैल्यूअर्स, जिसे हम प्रिफरेंशियल ऑफर के नाम से भी जानते हैं। प्रिफरेंशियल ऑफर की अगर हम बात करें तो प्रिफरेंशियल ऑफर में कहानी ये है कि शेयर्स इशू करे हैं, सिक्योरिटीज इशू करी है कंपनी ने किसी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रिफरेंशियल बेसिस, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या कवर नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर नहीं किए गए हैं। तो इसमें बच्चों टॉपिक कवर जो नहीं है वो है आपका पब्लिक इशू, आपका पब्लिक इशू इसमें कवर नहीं है, आपका राइट इशू इसमें कवर नहीं है, आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इसमें कवर नहीं है, ठीक है। अदर देन दीज ऑफर आए हैं। उसी के साथ साथ और एन इशू ऑफ सर्टिफिकेट शेयर्स और बोनस शेयर्स, डिपॉजिट रिसिप्ट, ये सारी बातें हुई है। और अब इसमें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जरूरी हैं, प्रिफरेंशियल ऑफर तो है ही, प्रिफरेंशियल ऑफर तो हमें पता ही चल गया, लेकिन जो जरूरी है वो है क्वेश्चन जो बहुत जरूरी एग्जाम में आता है, और आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस स्टडी एग्जाम में आ सकती है बायबैक से। सो बायबैक का सेक्शन नंबर 68, सेक्शन 69 भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सेक्शन बहुत जरूरी है पढ़ने। तो सबसे पहली बात मैं सेक्शन 68 अब आगे बढ़ा रही हूँ। सेक्शन 68 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 68 में बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, और अगर हम बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली बात होती है कि आप बायबैक कहाँ से कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ये पूछना चाह रहा है मैम व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक, तो उसका इंटेंशन इस यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि रिवीजन करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी सारा पढ़ाया जा रहा है, तो आपकी अगर इंटेंशन है कि डीप में पढ़ना है तो उसके लिए क्लासेस होती है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ बायबैक, तो फ्री रिजर्व से ला सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से ला सकते हैं, और कोई भी प्रोसीड्स करके, सॉरी ज़्यादा डार्क कलर हो गया, मैं दोबारा से रफ कर देती हूँ और दोबारा से बढ़ते हैं आगे। सो हमने यहाँ पे जो बात करी है, हमने यहाँ पे बात करी है कि जो बायबैक ला सकते हो उसका जो पैसा आपको निकालना है वो कहाँ से ले सकते हो, है ना, कहाँ से ले सकते हैं, आउट ऑफ कहाँ से ले सकते हो, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और आप प्रोसीड्स ऑफ इशू से। उसी के साथ साथ आगे ध्यान आपको ये रखनी है कि कोई भी बायबैक आप अगर ऑलरेडी आपका आया हुआ कुछ है तो उससे नहीं ले सकते, प्रोसीड्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज अगर आपने इशू करी तो वहाँ से नहीं ले सकते। उसी के साथ आगे इन्होंने बताया कि कुछ कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी, अनलेस वर्ड यूज किया गया कि कुछ कंडीशंस का पालन करना है तभी जाके आप क्या कर सकते हो, बायबैक ला सकते हो। एक तो ऑथराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए, उसके लिए एसआर पास करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ एक प्रोविजो कहता है कि आपको ना एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं, प्लीज ध्यान देना। अगर आपका जो बायबैक है वो टोटल बायबैक जो है वो 10%, वो जो टोटल बायबैक है वो 10% या उससे कम है ना। उसी के साथ साथ ऑथराइज बाय बोर्ड से काम चल सकता है, और बायबैक इज 25% और लेस ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। उसी के साथ जो आपका रेशो है, रेशो की भी इन्होंने फोकस किया कि जो आपका रेशो रहेगा, ये भी कंडीशन है, रेशो जो है वो ट्वाइस नहीं होना चाहिए, 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2:1 से ज्यादा बच्चों नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, ऑल स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर फुल्ली पेड अप। इट मीन्स जो सिक्योरिटीज हैं आपकी वो क्या होनी चाहिए बच्चों, फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। एंड उसी के साथ साथ अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसे सेबी के रेगुलेशंस का क्या करना है, पालन करना है। फिर आगे अगर हम थोड़ा सा इसमें बढ़ेंगे, सब सेक्शन 3 कहता है कि जो आपका जो एसआर होगा उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, नेसेसिटी क्या थी बायबैक की, ऐसी क्या जरूरत थी, कौन सी क्लास आपने करी है, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया और टाइम लिमिट। उसी के साथ अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी बायबैक आपने जो भी रेजोल्यूशन पास किया, या तो आपने पास किया होगा बीआर या आपने पास किया होगा एसआर, उसकी जो वैलिडिटी है दैट इज 1 ईयर। इट मीन्स हर एक बायबैक की जो वैलिडिटी है रेजोल्यूशन की वो 1 ईयर है। अगर 1 ईयर के अंदर आपने प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिया तो इट्स ओके, नहीं किया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स आपने बायबैक करे हैं, उसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको उनको करना है फिजिकली डिस्ट्रॉय। क्या करना है बच्चों, उनको आपको करना है फिजिकली डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय कितने दिन में हो जाना चाहिए ये भी हमारे लिए जरूरी, कि जो आप 7 दिन के अंदर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक, ये आपको काम कर देना है। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और आगे अगर हम चलेंगे, अगर कंप्लीट कर लेती है बायबैक अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज का, तो वो फर्दर सेम काइंड ऑफ शेयर्स, मतलब अब उसी तरीके के सेम शेयर्स सेम सिक्योरिटीज वो क्या नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती, कितने दिन तक, पीरियड ऑफ 6 मंथ, लेकिन कुछ काम कर सकती है।
जैसे कि वो बोनस इशू लेके आ सकती है और सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन अगर स्टॉक ऑप्शंस वगैरह वो कर सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती। अगली रिक्वायरमेंट इन्होंने बताया कि जब भी कंपनी इस तरीके के काम करेगी तो उसको मेंटेन करने पड़ेगा एक रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज बॉट बैक, उसके नाम से SS9 में कहीं ना कहीं से बनाना पड़ेगा। जैसे ही कंपनी बायबैक पूरा कर देती है तो बायबैक पूरा करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार एंड सेबी को। एंड अगर कंपनी इनमें से किसी का भी कोई डिफॉल्ट करती है तो कंपनी के ऊपर लग जाती है पेनल्टी। ये था बच्चों आपका सेक्शन नंबर 68, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू CRR। अब मुद्दा ये उठता है कि जब भी कभी आपने ये जो रिडम्पशन है, सॉरी जो बायबैक है, अगर बायबैक आपने किया है, अगर आपने बायबैक किया है अपने फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो आपको जो जितना आपने यूज किया है उतना पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा CRR अकाउंट में। ठीक है, CRR अकाउंट में। अगला सेक्शन वैसे तो ये ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 70, जिसमें प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे कंप्लीटली बैन किया गया है बायबैक को, कि कंपनी ला ही नहीं सकती। तो मेरे हिसाब से ये भी प्रोविजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी सब्सिडरी से या इन्वेस्टमेंट और ग्रुप इन्वेस्टमेंट कंपनी से बायबैक नहीं ला सकती। उसी के साथ कुछ डिफॉल्ट इन्होंने दिए कि अगर कंपनी कुछ डिफॉल्ट करती है तो उस केस में भी कंपनी बायबैक नहीं ला सकती। जैसे कि डिफॉल्ट नंबर 1 उन्होंने कहा कि कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट का डिफॉल्ट कर रखा है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, इसका डिफॉल्ट कर रखा है। ठीक है, या फिर कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी जो है कंपनी ने एनुअल रिटर्न का डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद डिविडेंड ना दिया हो, इस तरीके के कुछ डिफॉल्ट कर रखे हैं तो भी तो भी कंपनी क्या नहीं कर सकती, बायबैक नहीं कर सकती। वैसे मैंने नोट्स में तो बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं इस पर ICSI क्या है, लेकिन अभी एग्जाम का वक्त है तो एग्जाम के टाइम पे हमें वही चीजें पढ़नी चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक हमारा होने वाला है बच्चों, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है डेप्ट कैपिटल, या फिर हम मेंबर एंड शेयर होल्डर्स देख लेते हैं, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक हमारा है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, अब इसमें जो जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। एक तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके वैसे बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है, लेकिन हमारा जो पर्पज है वो है यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें रिवाइज कर लेना, कुछ जरूरी चीजें रिवाइज कर लेना। तो उसी की ओर बढ़ते हुए वही पर्पज हमारा पूरा करते हुए हम, वैसे तो यहाँ पे वही बच्चा पास हो जाता है जो कोर्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है, या सारी चीजें वो रिवाइज कर लेता है, स्मार्ट वर्क कर लेता है, वही बच्चा क्या हो जाता है बच्चों, पास हो जाता है। चलिए चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये वाला चैप्टर, और यहाँ पे सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे मेंबर का मतलब, मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो मेंबर कैसे बना जा सकता है, तो मेंबर बनने के लिए आपको अलग अलग चीजें बताई कि एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर, एक्वायर मेंबरशिप, या फिर आपका जो नाम एंटर है पर्सन का, या फिर लीगल कैपेसिटी पे। इन्होंने कहा हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एज ऑफ मेजोरिटी, पहला पॉइंट उन्होंने बोला एज ऑफ मेजोरिटी, पहला पॉइंट बोला इन्होंने एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगला पॉइंट इन्होंने बोला लॉ ने उसे क्या नहीं किया, डिस्क्वालीफाई नहीं किया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं मेंबर की बात, एक बार फिर से देख लेते हैं मेंबर्स। मेंबर, तो मेंबर में यहाँ पे कहानी बनी थी कि एग्रीमेंट टू बिकम मेंबर, एग्रीमेंट किया है या मेंबरशिप एक्वायर करना चाहते हो, आपका नेम एंटर है एंड आपके पास लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। अगर मोड की हम बात करें, मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, अगर मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप आप देखो तो इससे रिवाइज कर लेते चार्ट से, मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर है वो, आपने एग्रीमेंट किया है राइटिंग में, लिखित में, एप्लीकेशन अलॉटमेंट लगाई है, तो आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया कि मुझे इतने शेयर्स चाहिए ही चाहिए, तो शेयर्स के लिए आपने लगाई है एप्लीकेशन। उसी के साथ साथ दूसरा ट्रांसफर ऑफ शेयर, तीसरा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, एंड लास्ट में इस्टॉपल की बात करिए।
उसी के साथ साथ होल्डिंग शेयर्स एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी, तो अगर वो भी डीम टू बी मेंबर मान लिया जाता है कंसर्न कंपनी का, हु में बिकम मेंबर, कोई भी मेंबर बन सकता है। यहाँ पे जो है याद करने वाली बात जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ आ सकता है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। एक है सेक्शन नंबर 19। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 19 की, पहली बात तो मेंबर कौन बन सकता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मेंबर बन सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे मेंबर नहीं बना जा सकता। सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, सिंपल सी बात है, अगर होल्डिंग की सब्सिडरी होगी, सब्सिडरी की होल्डिंग होगी, तो फिर वहां पर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसका लॉजिक देखिए मैं क्लास में आपको समझाते भी हूँ। आगे अगर हम बात करते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में इवन होल्डिंग में भी होल्डिंग कंपनी में सब्सिडरी होल्ड कर सकती है, जैसे कि एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर है, या फिर एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रही है, या फिर वो पहले से ही है इवन बिफोर इट बिकम अ सब्सिडरी कंपनी, अगर ये स्थिति है। उसी के साथ पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो वो मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन एक एक्सेप्शनल सिचुएशन सेक्शन 8 के अंदर वो मेंबर बन सकती है। एलएलपी क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट होती है तो वो मेंबर बन सकती है, सेक्शन 8 कंपनी का मैंने आपको बताया। फॉरेनर बिल्कुल मेंबर बन सकते हैं, लेकिन फेमा के प्रोविजंस कुछ ध्यान में रखने पड़ते हैं। माइनर की अगर हम बात करें, माइनर इज होली इनकॉम्पिटेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर हम बात करें माइनर को अगर मेंबर बनना है तो वो उसके बिहाफ पे जो उसके गार्जियन है वो साइन करेंगे, उसके बाद ही वो मेंबर बन सकता है। इंसॉल्वेंट तब तक मेंबर रहता है जब तक उसका रजिस्टर में नाम है, और जहां पर और वैसे उसके सारे शेयर्स ऑफिशियल असाइनी के पास चले जाते हैं और उन्हीं को सारे राइट्स मिलते हैं। एचयूएफ एज ए मेंबर, एचयूएफ के पास कोई लीगल राइट नहीं होता तो इट कांट बिकम अ मेंबर, पॉन ही हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सोसाइटी एज ए मेंबर, तो अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, ट्रेड यूनियन भी अगर रजिस्टर्ड है तो बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकते हैं। मेंबरशिप सीज कैसे हो सकती है, किसी ने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए तो सीज हो जाती है, अगर किसी ने फॉरफिट कर दिए तो सीज हो जाती है, लीन क्रिएट कर लिया उसने, होल्ड कर लिया तो, इंस्टॉलमेंट हो गए तो, रिडम्पशन हो गया प्रेफरेंस शेयर का, या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया ये। और उसी के साथ साथ एक्सपल्शन ऑफ मेंबर की बात करें, निकालने वाली बात हो रही है, वैसे मेंबर को निकाला नहीं जा सकता। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें, हर कंपनी को मेंटेन करना है क्या, रजिस्टर इन सच फॉर्म एंड मैनर। और कौन कौन से रजिस्टर, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से कि कौन से रजिस्टर्स हैं जो कंपलसरी मेंटेन करने पड़ते हैं, तो रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। उसी के साथ साथ एवरी रजिस्टर मेंटेन अंडर दिस सेक्शन इंक्लूड अ नेम एंड इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल नंबर। कंपनी ऑल्सो ऑथराइज्ड कि वो चाहे तो रजिस्टर रख सकती है आउटसाइड इंडिया इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एंड फॉरेन रजिस्टर बेसिकली से बोलते हैं अगर कंपनी रजिस्टर मेंटेन नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर है पेनल्टी, तो पेनल्टी का भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये इस चैप्टर में से आप ये सारी चीजें कर लोगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। फॉरेन रजिस्टर वगैरह यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम में प्रिजर्वेशन की बात करेंगे, प्रिजर्वेशन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये किसकी कस्टडी में रहता है, तो वो कस्टडी है कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई पर्सन उन्होंने ऑथराइज कर रखा है। नाउ ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने साल तक प्रिजर्व किया जाता है, तो इट शैल बी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 8 ईयर्स, कम से कम 8 साल तक आपको ये मेंटेन करना पड़ता है। ये सारी कहानी हुई। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक आपका शेयर होल्डर और मेंबर का ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर। वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में अंतर, क्योंकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आता रहता है। तो रजिस्टर शेयर होल्डर और मेंबर की अगर हम बात करें, बोथ आर नॉट द सेम मीनिंग, इसके ऊपर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है शेयर होल्डर और मेंबर पे। तो अगर मैं बात बताऊँ, शेयर होल्डर एंड मेंबर बोथ आर नॉट द सेम मीनिंग, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी के रजिस्टर में है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसका नाम रजिस्टर में मेंशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या, मेंबर। लेकिन अगर किसी का नाम रजिस्टर में नहीं है, अगर किसी का नाम रजिस्टर में नहीं है, रजिस्टर में मेंशन नहीं है, तो उसे हम मेंबर नहीं बोल सकते। तो कई बार क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके सारे शेयर्स उसके नॉमिनी के नाम आ गए, तो उसका नाम रजिस्टर में तो मेंशन है नहीं, हालांकि वो क्या है, शेयर होल्डर है जिसके नाम पे शेयर आए हैं। तो इट मीन्स यही ध्यान रखनी है कि रजिस्टर जो मेंबर है, मेंबर इज डिफाइंड बट शेयर होल्डर इज नॉट डिफाइंड। शेयर होल्डर में भी मेंबर की अगर हम बात करें तो मेंबर अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें शेयर होल्डर तो होता नहीं है, तो मेंबर होता है। तो इट मीन्स मेंबर और शेयर होल्डर में बेसिक डिफरेंस ये है कि जिसका नाम रजिस्टर में मेंशन होता है उसे मेंबर बोलते हैं, रजिस्टर में नाम मेंशन किसी का भी हो सकता है,
चाहे उसने शेयर होल्ड कर रखे नहीं होल्ड कर रखे, लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें तो उसमें शेयर होल्डर होते ही नहीं है, जबकि मेंबर होते हैं। ये थी हमारी मेंबर वाली चैप्टर की बात। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं अब डेब्ट कैपिटल की ओर। और डेप्ट कैपिटल की अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई थी डेप्ट कैपिटल में। अब फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि डेप्ट कैपिटल में आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो वो थोड़ा सा कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और अगर आपके एग्जाम में डेप्ट कैपिटल से वाला क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे लगता है आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी बच्चे जानते हो कि कंपनी, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है बोरोविंग कर सकती है, लेकिन बोरोविंग करने की उसकी क्या रहती है, एक पावर रहती है। और वो पावर जो है, बोरो करने की जो पावर है, वो उसकी लिमिट होती है, उसके लिमिट के बाहर जाके वो बोरोविंग नहीं कर सकती है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है। और वो लिमिट जो है, वो जो लिमिट है टोटल कि कितना वो पैसे रेज कर सकते हैं लोन के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं वो इन्होंने साफ साफ बता रखी है कि जो मैक्सिमम जितनी आपकी एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल है, सिंपल सी बात है, जितनी आपकी एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व टेम्परेरी लोन वगैरह, इतना ही आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अल्ट्रा वायरस अनऑथराइज बोरोविंग, ये आपको पता ही होगा, मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ाया था कि अगर आप अपनी पावर के बाहर जाके बोरोविंग करते हो तो उसे अल्ट्रा वायरस बोरोविंग बोला जाता है। लेकिन कुछ राइट्स हैं जैसे इंजेक्शन है, रिकवरी है। अगर आपने एक पार्टी से लोन लेके दूसरी पार्टी को दे दिया तो वो कहीं ना कहीं किस में आ रहा है, वो जो दूसरी पार्टी को दे रहे हो तो आपकी ऑब्लिगेशन कम हो रही है, तो ऐसे ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपको राइट मिलना चाहिए जिससे लोन लिया गया है। सब्रोगेशन, सूट अगेंस्ट डायरेक्टर, ये सारी कहानी हमने पढ़ी थी। आपके एग्जाम में अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। बोरोविंग तो बहुत सिंपल है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो उतनी ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है कि बच्चे को समझ में ना आए। तो आपके एग्जाम में जो ज्यादा चांसेस क्वेश्चन में आने की हैं, एक तो ये आप डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल है। सभी बच्चे जानते हैं बेसिकली डिबेंचर लोन होता है, जबकि यहाँ कैपिटल होती है। यहाँ क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है, ये मेंबर ट्रीट किया जाता है। यहाँ फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ डिविडेंड मिलता है। यहाँ पे चार्ज एसेट्स पे होता है, यहाँ ऐसे कोई राइट्स नहीं होते। डिस्काउंट एट विदाउट रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे डिस्काउंट पे रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे इंटरेस्ट फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं होता। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसी के साथ साथ आगे अगर हम बात करें तो आपका जो है, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी जो आपके एग्जाम में आ सकती है। DRR इट्स ओके, जस्ट रीड कर सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, और डिबेंचर ट्रस्टी की यहाँ पे कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान देना, डिस्क्वालिफिकेशंस कर लेना कि अगर एक कंपनी को कोई डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है तो उसकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वो बेनिफिशियली शेयर होल्ड ना कर रहा हो, वो क्या ना हो, बेसिकली वो ना प्रमोटर, ना डायरेक्टर हो, ना KMP हो कंपनी का, ना कंपनी की होल्डिंग का, ना सब्सिडरी का, ना एसोसिएट का। उसी के साथ एंटाइटलमेंट ना हो कुछ पैसा लेने का, कंपनी का इंडेप्टेड ना हो, गारंटी ना फर्निश करी हो कंपनी का, और कंपनी के साथ उसका पिक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो 2% से ज्यादा। पिक्यूनरी मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी के साथ वो रिलेटिव ना हो किसका, प्रमोटर, एनी पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट। ड्यूटीज की अगर हम बात करें, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी डिबेंचर ट्रस्टी, क्या क्या ड्यूटीज है। तो ड्यूटीज की अगर ये जस्ट रीड कर सकते हो, ड्यूटीज में इतना ज्यादा खास कुछ आता नहीं है। डिबेंचर ट्रस्टी आप सभी बच्चे जानते हो, तो इसमें से आप यही कर लोगे तो दैट्स गुड, दैट्स गुड। उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज में मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कोई चार्ज क्रिएट किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपलसरी। ये सारी चीजें मैंने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन अ मॉर्गेज एंड चार्ज, ये जिसका आप रीड कर सकते हो। And yes, this one is a very important topic, crystallization of floating charge। ये मान लीजिए आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रखा है बस। फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज दो तरीके के होते हैं। फिक्स चार्ज ये होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर एसेट्स के अगेंस्ट राइट क्रिएट कर रखा है तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनती है जहाँ पे वो फिक्स्ड इज कन्वर्ट इनटू फ्लोटिंग। फिक्स चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोटिंग में। तो वो ऐसा कब होता है, ये एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया और रिपीट हो सकता है। जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, फिक्स्ड जो है वो फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। सॉरी, कंपनी अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है जो सीज कर दे, या फिर यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं सॉरी, वो क्या कर ले, प्रॉपर्टी का पोजीशन ले ले,
या फिर कोई ऐसा इवेंट जो स्पेसिफाई होना था वो इवेंट हो चुका है वो हो जाए। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है किसका, फ्लोटिंग चार्ज का। ये लर्न कर लेना। उसी के साथ साथ ये और तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट बहुत सारी चीजें आपको याद करने की नहीं होती हैं, ठीक है ना बच्चों। बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर सारी चीजें याद हो जाए तो फिर बात ही क्या है, तो सारी चीजें याद नहीं करनी होती बेसिकली। तो चार्ज की बात हमने यहाँ पे करी कि काइंड्स ऑफ चार्ज, है ना। एंड उसी के साथ एक क्वेश्चन आपका सेक्शन 77 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी इसमें कि जो सेक्शन 77 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें से केस स्टडी आ जाती है, आपकी केस स्टडी बेसिकली आपके एग्जाम में आ जाती है। केस स्टडी आपके एग्जाम में आ जाती है जनरली। थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको इसमें, ये टेबल जो दे रखी है इसे याद कर लेना, फीस वगैरह की। सेक्शन 77, सेक्शन 77 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही करना है। हर कंपनी जो भी इंडिया प्रॉपर्टी, चाहे इंडिया में है चाहे प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अगर चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एंड उसी के साथ साथ रजिस्ट्रार अगर ऑन एन एप्लीकेशन कुछ और टाइम भी अलाउड कर सकता है, टाइम एक्स्ट्रा अलाउड हो सकता है, एक तो ये बात यहाँ पे हुई है। उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, जैसे चार्ज रजिस्टर हो जाता है ऑटोमेटिक उसका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, ये कहानी है। तो ये जस्ट आप कर लेना, ठीक है। सेक्शन 77 जो कि मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा ही रखा है। और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज आप जानते हो कि जब पेमेंट कर देते हैं तो देन में सेटिस्फाई हो जाता है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आरओसी को देनी होती है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी नोट करा दिए थे, जैसे कि मैं फिर से बताना चाहूंगी, क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 77 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारा चैप्टर जस्ट रीड आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये थे हमारे अब तक के चैप्टर। अब थोड़ा हाँ जी बच्चों, देखिए अब हम जो स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा डिविडेंड। डिविडेंड हम चैप्टर अगला हम डिस्कस कर रहे हैं, डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगी, अभी पहले एक बार ये करा दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला पार्ट हम क्वेश्चन का करेंगे। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड की हम बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड। और कहीं ना कहीं हम इसमें, वैसे मैंने नोट्स बड़े फाइन बड़े अच्छे तरीके से हर चीज लिख रखी है। अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है डेफिनेशन, डेफिनेशन के साथ साथ सेक्शन। सो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 35 जिसके अंदर डिविडेंड की डेफिनेशन है। 43 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन किया है। उसी के साथ 123, 124, 125, 126 एंड 127, ये सारे सेक्शन 1, 2, 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। अगर हम बात करें 123 की, तो 1, 2, 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। यहां से करते हैं हम स्टार्ट, और बच्चों स्टेप बाय स्टेप आप देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, और उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन हम बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 35। डिविडेंड इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 35। सेक्शन 2 क्लॉज 35 के अंदर डिविडेंड डिफाइन है, और डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। प्लीज ध्यान देना इस पॉइंट पे, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब थोड़ा सा हम समझते हैं। इंटरिम डिविडेंड का मतलब यहां पे इन्होंने कहा कि अगर कोई डिविडेंड आप इंटरिम भी डिक्लेयर करते हो वो भी डिविडेंड की डेफिनेशन में आएगा। इट मीन्स मैम, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम डिविडेंड, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो एजीएम में डिक्लेयर होता है। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो 2 एजीएम के बीच में डिक्लेयर होता है, उसको बोलता है इंटरिम डिविडेंड। अब आप एग्जामिनर का जरा क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। एग्जामिनर यहाँ पे ये क्वेश्चन दे सकता है कि जब कोई डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उसके कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, और वो प्रोविजंस ध्यान में रखने पड़ते हैं। अगर हम प्रोविजन की बात करें तो बेसिकली बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रोविजन हम बात कर रहे हैं तो कुछ सेक्शन का पालन करके डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर कुछ प्रोविजन फाइनल डिविडेंड पे लगते हैं तो वही प्रोविजन इंटरिम डिविडेंड पे भी लगते हैं। एग्जामिनर अगर आपको फंसाने की कोशिश करे तो आपको फंसना नहीं है। सो डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो, एक आपका एग्जाम का क्वेश्चन ये हो सकता है। उसी के साथ साथ आगे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑफ डिविडेंड, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड है जो डिक्लेयर किया जाता है कहाँ पे, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। और उसी के साथ अगर एक बार फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, इट बिकम्स अ डेट। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद बन जाता है डेट।
फाइनल डिविडेंड तभी डिक्लेयर किया जाता है जब इसको रिकमेंड कर देते हैं कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड उसी के साथ साथ आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, फाइनल डिविडेंड मींस अ डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बीओडी एंड डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स एट अ एनुअल जनरल मीटिंग। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो दो एजीएम, जो जिसमें डिक्लेयर भी बोर्ड करता है और रिकमेंड भी बोर्ड करता है, दो एजीएम के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको बोलता है इंटरिम डिविडेंड। सभी प्रोविजंस जो ऑल प्रोविजंस जो डिविडेंड के होते हैं वो भी एप्लीकेबल होते हैं किसके ऊपर, इंटरिम डिविडेंड के ऊपर। उसी के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, और प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो ये क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की मैं आपके साथ डिस्कशन करूं तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिस साल अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस साल डिविडेंड नहीं दे पा रहे, लेकिन इवन जब भी आपको प्रॉफिट होगा तब आपको इवन आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट इफ करंट ईयर प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट फॉर दैट पर्पस, तो इट मींस डिविडेंड देना पड़ता है। यहाँ पे डिविडेंड इकट्ठा होता चला जाता है, आपको कभी ना कभी पे करना पड़ता है। इस तरीके के डिविडेंड को इस तरीके के प्रेफरेंस शेयर को बोलते हैं क्यूमुलेटिव। जहां इस तरीके का राइट नहीं होता कि आपका कलेक्ट नहीं होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं है, सो वो टाइम एक्सपायर हो गया, इट मींस इस तरीके का राइट नहीं होता तो उसे बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आप जानते हो, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं, और इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है वो वेरी करता है ईयर टू ईयर, इट मींस पहले से डिफाइन नहीं होता। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हम बढ़े सेक्शन नंबर 123 की ओर, और जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि मैं थोड़ा सा जो प्रोविजंस है मुझे बेयर एक्ट ज़्यादा पसंद है, तो मैं बेयर एक्ट के हिसाब से ज़्यादा पढ़ाना पसंद करती हूँ और बेयर एक्ट से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने में। सो मैं एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगी सेक्शन नंबर 123। सबसे पहली बात करेंगे हम सोर्स ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड कहाँ से दे सकते हैं। सो डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड जो आप दे सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी आफ्टर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। उसी के साथ अगर कोई भी ऐसा पैसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, उसमें से आप दे सकते हो। उसी के साथ साथ आप अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो डिक्लेयर करने से पहले आपको एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व्स में, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन अगर कभी कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, इट मींस अगर कंपनी को इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है। अगर कंपनी ऐसी स्थिति में डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से तो वो कर तो सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको कुछ रूल्स का पालन करना पड़ता है, कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, कुछ रूल्स उसे ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, वो रूल्स ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ कोई भी डिविडेंड जो है आप अदर देन फ्री रिजर्व के अलावा कहीं और से नहीं दे सकते। रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व के अलावा डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हो सकता, और जब भी कभी डिविडेंड दोगे तो उससे पहले आपको डेप्रिसिएशन लॉसेस वगैरह सेट ऑफ करने होते हैं। अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो इंटरिम डिविडेंड का आपको पता ही है कि जब दो एजीएम के बीच में डिविडेंड दिया जाता है, तो उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। उसी के साथ साथ जो भी पैसा आपका डिविडेंड आप रखते हो उसको आपको डिपॉजिट करना पड़ता है एक शेड्यूल सेपरेट अकाउंट में 5 दिन के अंदर। 5 दिन कहाँ से चेक करने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। उसी के साथ साथ आपको जो डिविडेंड देना है वो किसको देना है, तो डिविडेंड देना होता है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, या फिर उसके कहने पे किसी को, ऑर्डर पे उसके, या फिर बैंकर को, इनके अलावा। एंड शैल नॉट बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश, कैश के अलावा आप नहीं दे सकते। उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे आगे कुछ और बातें भी करी है, आप डिविडेंड चाहो तो कैश और मे बी पेड बाय चेक और वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी डिविडेंड दे सकते हो। अगर कंपनी फेल हो जाती है प्रोविजंस को कंप्लाई करने में, मतलब डिपॉजिट के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं करती, तो उस केस में भी वो किसी तरीके का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ और थोड़ी सी मैं वो चीज़ें डिस्कस करती हूँ, थोड़े से कुछ रूल्स हमें जो डिस्कस करने हैं वो ज़्यादा ज़रूरी, रूल्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है रूल्स डिस्कस करना। रूल्स थोड़ा सा देखते हैं। सोर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड,
सोर्स हमने यहाँ पे पढ़ी ली थी, लेकिन अब हमें जो थोड़े से रूल्स देखने थे, ये है वो रूल्स. These are the rules actually. These are the rules. The rate of dividend declared shall not exceed average rate at which dividend was declared in the 3 immediately. It means rate ध्यान रखना है. तो पिछले 3 साल में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके एवरेज आपको लेना है. अगर किसी पिछले साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो एवरेज नहीं लेना है. उसी के साथ टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. ये ध्यान रखना है. इस चैप्टर के हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन पॉइंट से आता है, इन रूल से आता है. तो पहले अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे उसका जो रेट रहेगा वो आपको पिछले 3 साल का एवरेज निकाल लेना है, और उससे ज़्यादा नहीं आप दे सकते. लेकिन अगर पिछले 3 सालों में आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. जब आप पैसा विड्रॉ करोगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, तो आपको 1/10 उसका पैसा फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा. जब भी पैसा आप इसमें से ड्रॉ कर लोगे तो इसका जो यूटिलाइजेशन होगा, आप जो यूटिलाइज करोगे लॉसेस से सेट ऑफ करोगे, और डिविडेंड डिक्लेयर जो कि एनी डिविडेंड रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर बैलेंस जो होगा रिजर्व का, ये विड्रॉ करने के बाद 15% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एज अपीयरिंग लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे कम नहीं जाना चाहिए. उसी के साथ साथ ये कहानी आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है, एंड ये प्रोविजंस आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आपके आ सकते हैं. वो पूरी चीज़ें वही क्लैरिफिकेशन जो मैंने आपको डायरेक्ट से पढ़ा है. अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, ये रहा. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट एडवाइज द पब्लिक कंपनी व्हाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड ऑन दिस प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगी. तो ये जून 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है. While adopting accounts for the year, BOD of Primary decided to consider interim dividend 12% as final dividend. Did not consider transfer profit to reserve. क्या ऐसा हो सकता है, जल्दी बताइए. एग्जाम का क्वेश्चन आया कि डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, लेकिन डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है. सो जब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कंपनी, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको प्रॉफिट जो है, कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी है. वैसे डिविडेंड के प्रोविजन ये कहते हैं कि करना जरूरी है. आप सभी बच्चे जानते हो कि जो प्रोविजन फाइनल डिविडेंड पे लगते हैं वही प्रोविजन इंटरिम डिविडेंड पे भी लगते हैं. तो सिंपल सी बात है कि बिल्कुल ट्रांसफर करना पड़ेगा. ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है. ये एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में प्रैक्टिस भी करा रखे हैं. आगे हम बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 124 की ओर. डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड और क्लेम. मान के चलिए कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है. डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद या तो किसी ने क्लेम नहीं किया है या किसी ने पे नहीं किया, या तो कंपनी ने पे नहीं किया या किसी ने क्लेम नहीं किया जिसको डिविडेंड लेना था. तो कंपनी क्या करती है, 7 दिन के अंदर अंदर विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड ऑफ 30 days, 30 दिन का टाइम होता है उसमें लेना होता है. 30 days में अगर नहीं किया तो अगले 7 दिन में वो पैसा उठा के जो ट्रांसफर करना है अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर देना है. दूसरा, प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, जो इसका सारा स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है टू ट्रांसफर टू अनपेड एंड पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. मान के चलिए आपने अगले 7 दिन में वो पैसा ट्रांसफर नहीं किया, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो 12% का इंटरेस्ट लग जाएगा और इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा. क्लेमिंग अनपेड डिविडेंड कॉन्टैक्ट टू कंपनी. अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे क्लेम करना है डिविडेंड के लिए, तो उसके लिए आप किससे क्लेम करोगे, जो पैसा आपने नहीं लिया आप लेना चाहते हो, तो कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. 7 साल हो गए उस अकाउंट में पड़े हुए, 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया, पे नहीं किया. ऐसी स्थिति में वो सारा का सारा पैसा उठा के कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा IEPF में. उसी के साथ साथ खाली आपका डिविडेंड, नई डिविडेंड के साथ साथ आपको इसके जो शेयर्स हैं वो भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे, इसका स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा. ये था 124. 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, वो आप सेल्फ देख सकते हो, उसमें एज सच कुछ है नहीं. उसी के साथ साथ अगर सेक्शन नंबर 127 की बात करें, सेक्शन नंबर 127 में ये कहा है, सेक्शन 127 का जो पॉइंट याद करने लायक है वो ये है कि कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर. अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया फिर भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा. डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, है ना, मान किसी की डेथ हो जाती है, इस तरीके की स्थिति बन जाती है उसमें, या फिर शेयर होल्डर ने खुद ही डायरेक्शन दी है कि मुझे अभी डिविडेंड नहीं देना, या फिर डिविडेंड को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर एनी अदर रीजन वेयर डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड, मतलब कंपनी का कोई बकाया था, कंपनी ने डिविडेंड से सेट ऑफ कर लिया है उस केस में. वेयर फॉर एनी अदर रीजन, अगर आप फेल हो जाते हो, वारंट विद इन अ पीरियड वॉज नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट पार्ट ऑफ कंपनी, फेलियर टू पे डिविडेंड और टू पोस्ट द वारंट, एनी अदर रीजन जो कि डिफाइन किए हैं जिसमें कंपनी का फॉल्ट नहीं है, वहां पे भी डिफॉल्ट नहीं माना जाता है, कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से नहीं हुआ है.
इस चैप्टर के मैंने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी इसमें डाल रखे हैं जो कि आपने कवर किए होंगे। ये था हमारा डिविडेंड वाला चैप्टर जो कि मेजर चैप्टर पार्ट ए के मेजर चैप्टर में से आता है। क्वेश्चन आपका कंपलसरी आना ही आना है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए मैंने आपको जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें थी वो मैंने आपको कवर कराई। मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो थी वो मैंने आपकी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविडेंड के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, एक टॉपिक आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर बाय चांस इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं तो डिविडेंड कैसे पे कर सकते हैं, कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये थे पार्ट ए के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो हमने डिस्कस किए।